बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 1 उसके शॉर्ट रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज फिजिक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। आपने बताना है फिजिक्स की इम्पोर्टेंस। वी नो दैट फिजिक्स इज इन्वॉल्व्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हम जानते हैं कि फिजिक्स जो है ना वो ज़िंदगी के हर शोबे में मौजूद है, नज़र आती है। फिजिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना like gravity and energy and enables technological advancements. फिजिक्स टूल्स, आपको पता है कि जब फिजिक्स यानी कि पुली जो है ना वो ईजाद हुई तो इनकलाब बर्पा हो गया, पहिया ईजाद हुआ तो इनकलाब बर्पा हो गया। लिहाजा फिजिक्स टूल्स लाइक पुलीज एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एंड कंप्यूटर मेकिंग आवर लाइव्स मोर कन्वीनियंट एंड कनेक्टेड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक आम सा क्वेश्चन था, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट यूर एज इन मिनट्स एंड सेकंड्स। आपने बताना है अपनी एज को आपने पहले मिनट में कन्वर्ट करना है और फिर सेकंड्स में। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि एक साल जो है ना वो 365 दिनों का होता है और हर दिन में कितने मिनट होते हैं, कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। और 24 घंटे यानी कि ये अब घंटे बन चुके हैं। इसको आप अगर 60 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, आपके मिनट्स बन जाएंगे। अब हमारे पास टोटल 15 साल मौजूद हैं। आपकी एज मैंने फ़र्ज़ की है कि वो 15 साल है और 15 साल में हमारे पास दिन कितने बन गए, 365 हर साल में होते हैं। और आवर्स कितने बन गए, 24 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरीके से आपके पास मिनट्स कितने बन गए, 60 से मल्टीप्लाई कर दें। इन सारों को जब चारों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वाले मिनट्स बन गए। इसी तरीके से आप ये तो मिनट्स हैं ना, अगर मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या बन जाएंगे, सेकंड्स बन जाएंगे। तो ये आपने नोट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन दीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फोर्स, प्रेशर, पावर एंड चार्ज। आपने बताना है कि आपके पास फोर्स है, उसमें बेस क्वांटिटीज कितनी इन्वॉल्व्ड हैं। आपको पता है कि देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। तो बहरहाल हमने बताना है कि फोर्स में कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है एफ किसके बराबर होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। और एम जो है ना वो मास को रिप्रेजेंट करती है, मास। लिहाजा एक तो आपके पास आ गई बेस क्वांटिटी मास। और जो ए होता है वो होता है, उसका यूनिट आप अगर देखें तो वो होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स मीटर जो है ना वो लेंथ होती है और सेकंड जो है ना वो क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि फोर्स में जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड हैं वो हैं मास, लेंथ और टाइम। इसी तरीके से दूसरा इसका है कि प्रेशर में कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड हैं। तो P इज इक्वल टू एफ ओवर ए होता है और एफ में आपको पता है कि लेंथ मास टाइम है, लिहाजा यहाँ पे भी मास, लेंथ और टाइम इन्वॉल्व होंगी। इसी तरीके से पावर P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी और डब्ल्यू बराबर होता है एफ मल्टीप्लाइड बाई एस, यानी कि हमारे पास आ जाएगा P बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ओवर टी और डब्ल्यू बराबर होता है एफ डॉट एस डिवाइडेड बाई टी। और एफ यहाँ पे भी इन्वॉल्व है और एफ आपको पता है उसमें लेंथ, मास और टाइम इन्वॉल्व होती है। लिहाजा आपका पावर में जो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं वो हैं लेंथ, मास और टाइम। फिर इसके बाद हमने देखना है कि चार्ज में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। तो यहाँ से Q कितना आपके पास आ गया, Q विल बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई टी। तो आई जो है ना वो करंट को जाहिर करता है और टी टाइम को। लिहाजा चार्ज के लिए जो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं वो हैं इलेक्ट्रिक करंट और टाइम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शो दैट प्रीफिक्स माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन प्रीफिक्स मिली। यार स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो माइक्रो होता है उसका सिंबल इस तरह का होता है, माइक्रो, और उसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -6। अब इसी तरीके से जो मिली होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 रेज़ टू पावर -3। अब आपने बताना है कि जो माइक्रो है, यानी कि 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर -6 है। और माइक्रो जो है ना वो
क्या है, माइक्रो इज़ 1000 टाइम्स स्मॉलर देन प्रीफिक्स मिली। माइक्रो जो है ना वो मिली से तकरीबन 1000 गुना छोटा है। तो माइक्रो को हमने क्या लिखना है, 10 की पावर -6। अब -6 को आप तोड़ते हैं तो -3 हो जाएगा। आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू a की पावर m डॉट a रेज टू पावर n। तो इसी तरीके से अगर आपके पास हो 10 की पावर -3 तो ये कितना हो जाएगा, 10 रेज टू पावर -3 और 10 रेज टू पावर -3 हो जाएगा। -3 कर ली। अब ये जो -3 है इसको ऐसे ही लिख लिया, और ये 10 की पावर -3 हमें पता है कि किसके बराबर होता है, मिली के बराबर होता है, लिहाजा इसको मिली लिख लिया और इसको ऐसे ही लिख लिया। अब 10 की पावर -3 है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1 के नीचे ले जाएंगे, ये 10 की पावर 3 तो 1 के नीचे ले गए, 1/10 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, मिली हो जाएगा। और 10 की पावर 3 कितना होता है, वो होता है 1000, और यहाँ पे मिली तो ऊपर से साथ साथ आ रहा है, लिहाजा आपका क्या हो गया, माइक्रो जो है ना वो क्या है, 1000 टाइम्स स्मॉलर है किससे, मिली से। तो ये आपने नोट कर लेना है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जस्टिफाई दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वाइल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपने बताना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो वेक्टर है और जो एनर्जी है वो स्केलर है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट की खास डायरेक्शन होती है, उसकी खास वैल्यू भी होती है। सो इट इज़ अ वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि एनर्जी जो है ना उसकी मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती, लिहाजा हम कहते हैं कि वो क्या है, स्केलर है। सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इसको ठीक कर लें आप। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई कैन अ स्क्रू गेज गिव मोर प्रिसाइज लेंथ मेजरमेंट्स दैन अ वर्नियर कैलिपर। डियर स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि जो स्क्रू गेज है वो ज़्यादा अच्छा है किससे, वर्नियर कैलिपर से। A screw gauge can measure more precise length as compared to vernier caliper because it has less least count। कितनी होती है least count, 0.01 मिलीमीटर, यानी कि 1/100 मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का सवा हिस्सा ये मेजर कर सकता है। वाइल अ वर्नियर कैलिपर हैज़ बिगर लीस्ट काउंट, उसकी लीस्ट काउंट क्या होती है, बड़ी होती है, और वो 1/10 जो है ना वो पार्ट ऑफ मिलीमीटर मेजर कर सकता है। अब लीस्ट काउंट इसकी कम है, इसकी क्या है, ज़्यादा है। इफ़ लीस्ट काउंट इज़ लेस, अगर लीस्ट काउंट क्या होती है, कम होती है, देन रीडिंग विल बी मोर प्रिसाइज। सो स्क्रू गेज मेजर्स मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज लेंथ। तो दोनों में से अच्छा कौन सा हो गया, स्क्रू गेज। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। सबसे पहले हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच को देखते हैं, जो आप घरों में आपकी दीवारों पे लगी गई हैं घड़ियाँ जिनमें सुइयाँ होती हैं, नीडल्स होती हैं, उसको हम एनालॉग कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, गियर्स और स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं हम। नंबर 2, हैव वन बटन, इसका एक बटन होता है जिसको हम स्टार्ट करते हैं उसी से, और उसी से स्टॉप करते हैं। इसके बाद हैव लीस्ट काउंट, उसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, 0.1 सेकेंड्स होती है। और चौथी चीज़ है ये क्या होता है, एनालॉग होता है। इसके बाद डिजिटल है, डिजिटल का पहला पॉइंट है यूजेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिस्प्लेस, यानी कि इसमें आपको नंबर नज़र आते हैं 0, 1, 2, तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। नंबर 2, हैव 2 बटन, इसमें कितने होते हैं, 2 बटन होते हैं, एक स्टार्ट के लिए, स्टॉप के लिए, और रीसेट के लिए। और इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, 0.01 सेकंड होती है। और इसमें एक LCD स्क्रीन होती है जिस पे आप टाइम जो है ना उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इज मेजरिंग सिलेंडर यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड स्टोन। आपके पास एक सिलेंडर है, ये आपने सपोज सिलेंडर, इसमें आपने पानी भर दिया, और फिर आपके पास क्या है, एक छोटा सा पत्थर है, आपने पत्थर को इसमें डाला। मैं सपोज करता हूँ कि पहले रीडिंग हमारे पास कितनी है, 50 है, 50 मिलीलीटर। फिर आपने पत्थर इसमें ऐड किया, तो अब क्या होगा, पत्थर ऐड करने की वजह से पानी का लेवल बढ़ जाएगा। अब मैं कहता हूँ 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70 मिलीलीटर। तो पहले 50 था, अब 70 हो गया। इट मीन्स जो आपने पत्थर डाला है उसकी वजह से 20 वॉल्यूम बढ़ गया है। तो इस तरीके से हम किसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, जो कि इरेगुलर शेप्ड बॉडी है, यानी कि पत्थर का वॉल्यूम हमने मालूम कर लिया। फर्स्ट प्लेस वाटर इन द सिलेंडर एंड नोट इनिशियल वॉल्यूम।
इनिशियल वॉल्यूम आपने मेजर किया, कितना आ गया, 50 आ गया। सब मर्ज, उसके अंदर आप डबोएं क्या, स्टोन, एंड द वाटर लेवल राइजेस, जाहिर बात है पानी का लेवल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इट इज़ फाइनल वॉल्यूम। अब जब पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है उसको आप क्या कह लें, फाइनल वॉल्यूम कह लें। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो स्टोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। द डिफरेंस इन वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो उम्मीद है आपने ये सवाल समझ लिया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट प्रिकॉशंस, कौन सी एहतियाती तदाबीरें आपने इख्तियार करनी है जब आप कोई भी मेजरमेंट जो है ना वो ले रहे होते हैं सिलेंडर में, यानी कि आप किसी भी मेजरिंग सिलेंडर में कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो कौन सी एहतियाती तदाबीरें आपने इख्तियार करनी है। सबसे पहले तो बेटा आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो सिलेंडर है वो एक स्मूथ सरफेस पे मौजूद है, फ्लैट सरफेस पे। इस तरीके से पानी का लेवल क्या रहता है, या उसके अंदर जो भी है लिक्विड डाला है उसका लेवल क्या रहता है, स्मूथ रहता है। तो सबसे पहले फ्लैट सरफेस पे उसको रखें। फिर जो है ना आपने जो आई कांटेक्ट उसके साथ करना है वो उसकी सरफेस के साथ आपने जोड़ना है। आप अक्सर देखते हैं कि यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो अगर इंजेक्शन जो है ना वो फिल कर रहे हैं तो उसने डॉक्टर क्या करते हैं, एक रिक्वायर्ड अमाउंट जो है ना वो दवाई की पेशेंट को देनी होती है ना, तो वो फिर ऐसे आँख के सामने करके उसमें से ड्रॉप्स जो है वो निकालते हैं। तो दूसरा क्या करना है, आई जो है ना उसकी हाइट क्या रखनी है, सरफेस के बिल्कुल सामने जो है ना आई आपकी होनी चाहिए। और चौथी चीज़ जो है वो क्या है, मेक श्योर द स्टोन इज़ फुली सबमर्ज्ड। आपने ये देखना है कि जो भी आपने जिस चीज़ का वॉल्यूम जो है ना वो मेजर करना है तो वो जो है ना पूरा मुकम्मल तौर पे उस लिक्विड में डूबा होना ज़रूरी है। तो ये 4 पॉइंट्स आपने इसमें लिख देने हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डू वी नीड टू कंसिडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की अहमियत आपने बतानी है। Significant digits indicate the precision of our measurements and help ensure accuracy when calculating or comparing result. आपने ये देखना है कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। More significant figures means more accurate value and greater significant figures mean greater precision. We consider least number of significant figures in addition and multiplication. फिर उसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाउ कैन रैंडम एरर बी रिड्यूस्ड। रैंडम एरर हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। रैंडम एरर कैन बी रिमूव्ड बाय टेकिंग मल्टीपल मेजरमेंट्स। आपने 3-4 दफ़ा रीडिंग ले लेनी है और फिर उनकी एवरेज ले लेनी है, एंड एवरेजिंग देम, उनकी एवरेज लेनी है। और बाय इम्प्रूविंग मेजरमेंट्स, या फिर क्या करना है, आप जो है ना टेक्निक्स यानी कि अपना तजर्बा जो है ना वो बढ़ा लें। एक्सपीरियंस ज़्यादा हो तो फिर भी आप जो है ना रैंडम एरर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। या फिर आप जो है ना अच्छा इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करके भी आप जो है ना रैंडम एरर को ख़त्म कर सकते हैं। ये का क्वेश्चन नंबर 11 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिजन इज अबाउट कंसिस्टेंसी, हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर। अब मैं आपको बेटा बताता हूँ कि आपकी सपोज जो टारगेट है वो है 2.5, कितना है 2.5, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है जो आपको चाहिए। तो फिर आपने देखना है कि आपने 2 बल्कि 3 रीडिंग्स ली हैं। एक आती है, पहली रीडिंग जो आपने ली है वो कितनी है, 2.31। दूसरी रीडिंग आपने ले ली 2.32। फिर आपने रीडिंग ले ली 2.30। तो ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। इट मीन्स ये प्रिसाइज हैं। ये क्या है, प्रिसाइज हैं, क्योंकि इनका आपस में डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। तो ये प्रिसाइज हैं। और आपने एक चौथी रीडिंग ली जो कि बनती है 2.45। तो ये एक्चुअल के क्या है, एक्चुअल जो हमारी रीडिंग है उसके बिल्कुल करीब है। तो ये एक्यूरेट है। इट मीन्स ये सारी आपस में प्रिसाइज हैं क्योंकि बिल्कुल करीब करीब है, और ये वाली एक्चुअल वैल्यू के करीब है, लिहाजा ये क्या होगी, एक्यूरेट होगी। प्रिसिजन इज अबाउट कंसिस्टेंसी, हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर, while accuracy is about correctness, how close measurements are to actual value। तो उम्मीद है आपने नोट भी कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।